आज के इस वीडियो में हम लोग इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन का यूपीएससी नॉमेनक्लेचर किया, अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो लिंकेजेस होती है, बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, इसकी व्याख्या करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अनेक थ्योरीज दी हैं। उन थ्योरीज के अंतर्गत आज हम जिस थ्योरी का वर्णन करेंगे उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके अतिरिक्त क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी दी गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी दिया गया और लिगेंड्स फील्ड थ्योरी भी दी गई। लेकिन हम लोगों के इस सिलेबस में यहाँ दो थ्योरीज का वर्णन है, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का रहेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसे शॉर्ट में VBT कहते हैं। ये सिद्धांत पाउली के द्वारा दिया गया। पाउली और श्लेटर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस सिद्धांत को दिया है और ये सिद्धांत ये बताता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कैसे उसमें लिंकेज होती है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम कैसे बॉन्ड को बनाते हैं। और इस सिद्धांत की व्याख्या पाउली और श्लेटर ने की थी। तो ये सिद्धांत पूर्णतया संकरण पर आधारित है, हाइब्रिडाइजेशन। और ये सिद्धांत ये बताता है, जैसा हमको पता है कि संक्रमण तत्व कि बाह्यतम कोश में या संयोजी कोश में उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। ये डी कक्षक और लिगेंड्स वे होते हैं, परमाणु अणु या आयन होते हैं जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लिगेंड का वो कक्षक जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और सेंट्रल मेटल एटम का वो कक्षक जो कि रिक्त है, ये दोनों कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, संकरण की सहायता से अतिव्यापन होता है और इनकी अतिव्यापन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, जिसे हम उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। अब ये जो थ्योरीज है, ये थ्योरीज पूर्णतः संकरण पर आधारित है, इसलिए ये संक्रमण तत्वों के जो हमारे सहसंयोजक उपसहसंयोजक यौगिक हैं, इनके चुंबकीय गुण की पूर्णतः व्याख्या करता है कि कैसा होगा कंपाउंड, इसके चुंबकीय गुण की तो व्याख्या करता है, लेकिन उसके रंग की व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर पाता है। तो आज हम इसी सिद्धांत को समझेंगे कि कैसे इसको करते हैं। तो मुख्यतया ये सिद्धांत किस कंसेप्ट पर आधारित है कि इसमें संक्रमण जो हमारे उपसहसंयोजक यौगिक हैं उनमें जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है उसके कक्षक, चाहे वो उसके डी कक्षक हो, बाह्यतम कोश का S कक्षक हो या अंदर के P कक्षक हो, ये कक्षक संकरण में भाग लेते हैं और लिगेंड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक से अतिव्यापन होता है और इनके अतिव्यापन से उपसहसंयोजक बंध बनता है। तो ये सिद्धांत इस कंसेप्ट पर मुख्यतया आधारित है। हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एक उदाहरण की सहायता से कि ये संकर आयन बनता कैसे है। तो जरा देखते हैं, एक बहुत ही साधारण और सरल एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे उदाहरण करके लिए ले लीजिए K4FeCl6। अगर इसको देखें तो इसके अंदर कैसे बना, आज इसकी व्याख्या करेंगे। और यह कंपाउंड अनचुंबकीय होगा या प्रचुंबकीय होगा, इसके पास कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसकी भी व्याख्या इस सिद्धांत से की जा सकती है। तो देखते हैं यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है आयरन, और आयरन का हम लोग जानते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है, 26। अगर हम इसको sp2 के रूप में इसका विन्यास रखें तो ये पाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। पहले इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएंगे, पहले 4s2 में जाते हैं, ये 20 का हो गया, 26 है तो 3d6। ये इसका विन्यास है ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में हमने इसका विन्यास किया। इसके बाद अगर इस संकर आयन में हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियोस में, अगर इसमें हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो आयरन कौन सी संकरित अवस्था में है, यहां पर आयरन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 या +3? +2।
निकाल चुके हैं, हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं। K4Fe6 में आयरन के संकरण की आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। निकाल सकते हैं कि पोटेशियम की +1 होती है +4 +x, साइनाइड में -1 होता है तो -6 हो गए, 6 परमाणु 6 आयन लगे हैं इक्वल टू 0। तो क्या हो गया 4 + x - 6 = 0। तो x = 6 - 4 = x = +2। तो यहां पर 2, इसका मतलब ये हुआ कि आयरन यहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहां आयरन ने बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6। अब हमको ये ध्यान देना है कि इसके पास 6 साइनाइड लिगेंड लगे हैं और संकरण कराने के लिए हमारे लिए 6 रिक्त कक्षक चाहिए जिससे कि 6 बंध बन सके। तो ध्यान देना है, अब आपको जो संकर है, अब 6 कक्षक, जरा हम इसके आउटर मोस्ट का बैलेंस सेल का इसका देखते हैं 3d, और इस 3d के आगे हमारा 4s 4p कक्षक होते हैं जो कि रिक्त हैं। तो d कक्षक का हम विन्यास बनाते हैं, जरा देखते हैं क्या स्थिति बन सकती है। ये हमारा 3d कक्षक, क्योंकि 3s और 3p तो कंप्लीट बने हैं, ये संकरण में भाग नहीं लेंगे, रिक्त कक्षक भाग लेंगे 3d6। तो ये हम 5 और 1 6 की पेयरिंग। इसके आगे 3d के आगे हमारा कक्षक आता है 4s, और इस 4s के भी आगे आता है 4p। अब ये हमारा Fe+2 का ये इसका संकरण की स्टेट आ गई। अब यहां पर एक चीज ये देखने वाली है इस वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की। अब हमारे पास 2 विकल्प थे, एक तो ये है 6 कक्षक चाहिए, एक तो कंडीशन ये है कि इन जो 4 आयुग्मित है इनकी पेयरिंग कराकर 2 कक्षकों को रिक्त कर लिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाला पॉइंट है इस थ्योरी का, कि हम इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराएं और 2d के अंदर के d कक्षक जिन्हें हम इनर d ऑर्बिटल्स कहते हैं उनको रिक्त करें। तो 2d का एक s के 3 हो गए, 3p के कक्षकों को संकरण में यूज करें, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इस 4p इनको ऐसा कुछ भी टच ना करें और आगे 4p के आगे 4d कक्षक आता है तो एक s का 3p के और 2 आगे के d के कक्षक प्रयोग करें, आउटर d ऑर्बिटल अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहां पर ये अब कंफ्यूजन हो गया कि हम कौन सा करें। इस थ्योरी की यही लिमिटेशन है, ये व्याख्या नहीं कर पा रहा कि हमें आउटर के d ऑर्बिटल यूज करना है, इनर का d ऑर्बिटल यूज करना है। इसके लिए पाउली ने क्या किया, इस संकर लवण को चुंबकीय क्षेत्र में ले गए और उन्होंने देखा कि अगर ये संकर लवण चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहा है, अर्थात अनचुंबकीय है, और अनचुंबकीय तब होगा जब इसके पास आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके अनुसार इन्होंने संकरण तय किया। अगर ये देखा ये संकर लवण चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर प्रतिकर्षित हो रहा है, इसका मतलब डायमैग्नेटिक होगा, इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो वो संकरण को तय करने के लिए उन्होंने इन यौगिकों को कहां ले गए, चुंबकीय क्षेत्र, वहां पर इसके व्यवहार का अध्ययन किया। तो यहां पर इन्होंने इसमें क्या किया है, क्योंकि साइनाइड आगे हम लिगेंड थ्योरी में थोड़ा सा डिस्कस बताएंगे आपको। ये साइनाइड एक प्रबल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ साइनाइड लिगेंड, साइनाइड लिगेंड्स के प्रभाव में आपको ये बताना है साइनाइड एक प्रबल स्ट्रॉन्ग फ्रेंड लिगेंड है, और जब कोई पावरफुल होता है तभी वो इनकी पेयरिंग कराता है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां आता है और ये इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां आता है जब साइनाइड है तब, और यहां पर इस कंडीशन में आने पर इसका विन्यास कुछ इस प्रकार बन जाता है। अब ये डी के आपके 3 कक्षक हो गए, ये 3d है, 2 कक्षक रिक्त हो गए। तो ये हम अंदर के डी ऑर्बिटलों का संकरण में प्रयोग करेंगे, ये 4s और ये 4। तो 2 अंदर के डी के, एक s का और 3 p के रिक्त कक्षकों ने संकरण में भाग लिया। ऐसे संकरण को हम D2sp3 संकरण कहते हैं। और संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही समान ऊर्जा और आकृति के नए कक्षक बनते हैं जिन्हें हम संकरित कक्षक कहते हैं। तो यहां पर 6 कक्षकों ने भाग लिया, ये इलेक्ट्रॉन
सब पेयर्ड हो गए, इनको अलग कर दीजिए, ये ऑलरेडी पेयर्ड है और ये 6 कक्षक बन गए। एक 6 इन कक्षकों का नाम है D2sp3 संकरित कक्षक और इस संकरण का नाम है D2sp3 संकरण। अब आपका ये कंपाउंड बनेगा, स्ट्रक्चर ऑफ कैसे बनेगा, K4FeCl6 K4FeCl6। ये तो अंदर के 3D के कक्षक है, ये तो ऐसा सच रहे पेयर्ड है ऑलरेडी, और ये जो रिक्त कक्षक आलेख है उपयुक्त ऊर्जा के, सभी की ऊर्जा और आकृति समान है। ये 6 कक्षक 6 लिगेंड्स के जिनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनसे अतिव्यापन करते हैं और 6 बॉन्ड बनाते हैं। इस तरीके से हम ये इसके इलेक्ट्रॉनों को साइनाइड के इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार क्रॉस से दिखा सकते हैं। ये हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है साइनाइड का, साइनाइड ने इसको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 6 साइनाइड लगे हैं और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। ये तो इस प्रकार ये हमारा संकरित कक्षक है, 6 उपसहसंयोजक बंध बन गए और ये बंध ही इसकी आकृति को तय करते हैं। तो जब हमारा 6 कक्षक भाग लेते हैं तो इसकी आकृति ऑक्टाहेड्रल होती है। और ये सभी जो है इसकी अगर हम संरचना को देखें आयरन की, तो इस प्रकार हम इसकी संरचना को बना सकते हैं। बीच में सेंट्रल मेटल रहेगा, 6 साइनाइड लगे हैं और ये उपसहसंयोजक बंध रहेगा। ये कार्बन से डोनेट होता है। ठीक है ना, यहां K4 कर दोगे 4K प्लस, तो यहां पर माइनस का 4 आएगा, है ना। तो ये इसकी संरचना बनी और ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब आप ये देखेंगे, ये इसके अंदर अगर हम इसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर देखें तो ये कैसा होगा, इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है नहीं, ये सब पेयर्ड हैं, ये भी सब पेयर्ड हैं, ये इसके साझे के, ये अपने अकेले के हैं पेयर्ड पहले से ही, और ये साझे से पेयर्ड हैं। तो जब ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो ये प्रतिचुंबकीय होगा और इसको डायामैग्नेटिक कहते हैं। ये संकर आयन कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी आयोनिक इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ने बताया। अब अगर हम यहां पर लिगेंड को बदल दें, मेटल यही रहेगा, एक एग्जांपल, बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है ये। अगर हम इसकी बात करें, देखिए यहां पर हमने, चलो इसी को लिख देते हैं, K4 Fe(F6), यहां साइनाइड की जगह क्या लिया हमने, फ्लोरीन, फ्लोरीन ले लिया। तो फ्लोरीन जब लेंगे तो इसकी संरचना बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, इसके अंदर भी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और +2 का हम डायरेक्ट विन्यास लिखते हैं 3s2 3p6 और 3d6। ये हमने केवल इसका आउटर मोस्ट का लिख दिया विन्यास। अब इसके पास भी 2 ऑप्शन है कि आयरन +2 में, जरा ध्यान दोगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6, इसके आगे ये 3d है, ये 4s है, ये हमारा 4p है और इसके आगे कौन सा है, 4d। ये आउटर डी ऑर्बिटल है, आउटर डी ऑर्बिटल, और इनको हम इनर डी ऑर्बिटल कहते हैं, इनर डी ऑर्बिटल। तो जब यहां पर फ्लोराइड लिगेंड के प्रभाव
फ्लोराइड के अंदर इतनी पावर नहीं है कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा सके, पेयरिंग नहीं करा पाता। और जब पेयरिंग नहीं करा पाता तो इसके अंदर ये घटना ऐसा सच रहती है, यहां पर ये विन्यास अब डिस्टर्ब नहीं होता है, बाहर के कक्षक यूज होते हैं, एक S का, एक 3 P के और 2 D के। तो यहां जो संकरण हुआ उसका नाम है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब यहां ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऐसे ही रहेंगे और यहां 6 नए कक्षक बने जिन्हें हम sp3d2 संकरित कक्षक कहते हैं। इसमें डिफरेंस देखिए, मेटल एक ही है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। स्ट्रक्चर ऑफ Fe(F6). तो यहां इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे, 3D के हैं ये, 3D 3। यहां पर 6 क्लोराइड आयन लगे हैं, 6 क्लोराइड आयनों ने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। यहां जो स्ट्रक्चर बनेगी सब स्ट्रक्चर इसके लिए यही होगी सेम, क्योंकि 6 है तो 6 में जो स्ट्रक्चर बनती है वो ऑक्टाहेड्रल ही होगी, लेकिन इसका चुंबकीय लक्षण बदल जाता है, फ्लोरीन 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 4K प्लस माइनस। अब अगर इसकी प्रकृति देखोगे आप तो यहां पर कितने आयनित हैं? 4 आयनित इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी नेचर होगी पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा? और ये कैसा था? डायामैग्नेटिक। जबकि मेटल से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, ये डायामैग्नेटिक क्यों था? इसका उत्तर वैलेंसी बॉन्ड दूरी के पास नहीं था कि इसने बाहर के क्यों नहीं यूज किए और इसने अंदर के क्यों नहीं यूज किए। इस क्यों का उत्तर ये वैलेंस बॉन्ड दूरी नहीं दे पाती है। इसकी व्याख्या करने के लिए आगे फिर और थ्योरीज दी गई जिसने इसकी बात को व्याख्या की। ठीक है, थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम इतना ही, इसके नेक्स्ट का अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।